अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया हुआ था टॉन्सिलेक्टमी और उसमें हमने देखा था कि उसकी इंडिकेशंस क्या होती हैं और उसके मेथड्स हम देख रहे थे। और इसमें हमने देख लिया था कोल्ड मेथड्स में हमने देखे थे सबसे पहले डायसेक्शन एंड स्नेयर मेथड, गुइलेटिन मेथड, इंट्राकैप्सुलर मेथड। अब हम आ रहे हैं हार्मोनिक स्काल्पल। ठीक है, इसमें हम अल्ट्रासाउंड जो है ना उसके थ्रू करते हैं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड ये आपको नज़र आ रहा है, अल्ट्रासाउंड हार्मोनिक स्काल्पल होती है। ये अल्ट्रासाउंड के साथ ना हम इसको रिमूव कर रहे होते हैं। ये सिंपल सी टेक्निक है लेकिन ये कोल्ड होती है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये वाली जो है ये कोब्लेशन होती है। कोब्लेशन जो है इसमें हम क्या करते हैं, ये टिश्यू है जो हम रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, और प्रिसाइज आहिस्ता आहिस्ता हम आराम आराम से टिश्यू को रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा। तो कोब्लेशन का दूसरा नाम जो आपकी बुक में लिखा हुआ है प्लाज्मा मीडिएटेड एब्लेशन और डायसेक्शन टेक्निक, के प्लाज्मा के थ्रू जो है ना आप उसको रिमूव कर रहे हो। तो ये हो गया आपके पास दो और मेथड्स, जो कि अल्ट्रासोनिक हार्मोनल स्काल्पल मेथड है जिसमें आप अल्ट्रासाउंड करते हो और उसमें कोपलेशन में जो है आप प्लाज्मा यूज़ कर रहे होते हो। फिर लास्ट आपकी कोल्ड मेथड में आ जाती है क्रायो सर्जिकल। ये तो आपको नंबर 1 पे आनी चाहिए। क्रायो तो हम कर रही आपने इतने अभी तक देख ली होंगे। क्रायो सर्जरी हम कर रहे होते हैं फ्रीजिंग करने के लिए। उसमें हम गैसेस यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ये सारी गैसेस यूज़ कर रहे होते हैं। बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये है कि इसमें हम जो है वो फ्रीज़ कर लेते हैं, रिमूवल ऑफ द टॉन्सिल्स बाय रिपीटेड फ्रीजिंग। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे जो न्यू मेथड्स हैं ट्रीटमेंट में जो हम यूज़ करते हैं अब, ठीक है, वो हमारे हॉट मेथड्स आते हैं। अब ये हॉट मेथड्स इसलिए इतने अच्छे होते हैं क्योंकि ना ये ब्लीडिंग को, जैसी ब्लीडिंग होती है हम उसको जो है ना मतलब ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, इसमें लेज़र टेक्निक आ जाती है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा फोकस करके बताती हूँ। लेज़र टेक्निक होती है नंबर 1। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास इलेक्ट्रोकॉटरी करते हैं या अल्ट्रासाउंडिक एनर्जी। ठीक है, और तीसरी जो है हम रेडियो वेव्स के थ्रू इसको ट्रीट कर रहे होते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी। ये 3 हमारे न्यू मेथड्स हैं। इलेक्ट्रोकॉटरी यहाँ देखें, यहाँ पे भी की जा रही है। ठीक है, इलेक्ट्रोकॉटरी। ठीक है, यहाँ से ऐसे इसको यहाँ से होल्ड किया हुआ है, टॉन्सिलर होल्डिंग फॉरसेप्स से, उधर से हम इलेक्ट्रोकॉटरी कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम जो है टॉन्सिल्स को रिमूव करते हैं और ये हेल्प करता है कि ब्लड लॉस कम हो। ठीक है, और लेकिन यह है कि थर्मल इंजरी हो सकती है सराउंडिंग टिश्यू को, ये इसका नुकसान होता है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोकॉटरी होती है ना, इसका आपने याद रखना है कि जब भी पेशेंट की जो ब्लीडिंग एकदम से स्टार्ट हो जाएगी ना, हम आगे इसकी कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे, तो ब्लीडिंग एकदम से पेशेंट की ड्यूरिंग सर्जरी स्टार्ट हो जाती है या बाद में थोड़ी देर बाद स्टार्ट होती है, तो हम इलेक्ट्रोकॉटरी से साथ ही ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं सर्जरी की? सबसे पहले तो आप लिखोगे एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के साथ आ सकता है पेशेंट। ठीक है, इसके अलावा क्या कॉम्प्लिकेशंस आप लिखोगे? इसके अलावा आप लिखोगे कि इमीडिएट में हो सकता है प्राइमरी हेमरेज हो सकता है। ठीक है, प्राइमरी मींस अब आपने याद रखना है प्राइमरी हेमरेज क्या होता है कि ड्यूरिंग ऑपरेशन जो है वो आपने आपसे जो है ना हेमरेज हो गया, कोई ब्लड वेसल डैमेज हो गई। ठीक है, रिएक्शनरी हेमरेज क्या होता है जिसमें एक्चुअली 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है ना हेमरेज हो, उसको हम कहते हैं रिएक्शनरी हेमरेज। ठीक है, प्राइमरी हेमरेज एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन हो रहा था, रिएक्शनरी हेमरेज 24 आवर्स के अंदर हो रहा था। अब इमीडिएट में ये भी हो सकता है कि आप किसी इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर को डैमेज कर दें। फॉर एग्जांपल आप टॉन्सिलर पिलर्स को डैमेज कर दें, आप यूविला को डैमेज कर दें, आप सॉफ्ट पैलेट को डैमेज कर दें, आप टंग को कर दें, या सुपीरियर कंस्ट्रक्टर मसल को इंजर कर सकते हैं। या इसके अलावा इमीडिएट में हो सकता है कि आप दांतों को डैमेज कर सकते हो, आप एस्पायरेशन करवा सकते हो पेशेंट की, लेरिंग्स में उसके चला जाए सारा ब्लड वगैरह। या फेशियल एडिमा हो सकता है जिसमें मेनली जो आइज़ होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। इसके अलावा सर्जिकल एम्फेसिमा हो सकता है। ठीक है, अगर आपने सुपीरियर कंस्ट्रक्टर मसल को जो है ना वो इंजर कर दिया तो उस केस में, तो ये सारी इमीडिएट हमारे पास कॉजेज है। डिलेड जो है वो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? सेकेंडरी हेमरेज। सेकेंडरी हेमरेज प्राइमरी हमने देखा था एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन हो रहा था, सेकेंड रिएक्शनरी जो हमने देखा था वो 24 आवर्स में हो रहा था। अब सेकेंडरी हेमरेज जो होता है ना, ये तकरीबन 5 से 10 दिन बाद पेशेंट को हेमरेज स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके हम कॉजेज आगे देखते हैं। अब ये जो सेकेंडरी इस डिलेड इफेक्ट्स और कौन से आ सकते हैं कि इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, डिलेड में लंग कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, स्कारिंग हो सकती है, टॉन्सिलर रेमिनेंट्स रह सकते हैं पीछे अगर प्रॉपर्ली रिमूव ना किया जाए। या ये हो सकता है कि जो बाकी के टॉन्सिल्स बच गए हैं, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट है, ठीक है, वो क्या करे हाइपरट्रॉफी का है। जो चीज़ें हमने रिमूव कर दी हैं बाकी वो है, जो रिमूव रह गया है वो हाइपरट्रॉफिक हो जाए। तो सबसे पहले ये वाला आपका बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है, ये आपने टेबल इसका अच्छे से याद कर लेना है। यूक्यू क्या है कि टाइप्स ऑफ हेमरेज क्या है। ठीक है,
प्राइमरी हेमरेज और सेकेंडरी हेमरेज। प्राइमरी हेमरेज मैंने आपको बताया था कब होता है, टाइम ऑफ ऑपरेशन, एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन में होता है, ड्यूरिंग सर्जरी होता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपका UQM है, इसलिए आपको इसको ध्यान से सुन लें, ठीक है। कि अगर प्राइमरी हेमरेज हो ड्यूरिंग सर्जरी तो उसको हम प्रेशर से, लाइगेशन से या इलेक्ट्रोकोगुलेशन से हम ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर होता है सेकेंडरी हेमरेज, सेकेंडरी हेमरेज मैंने आपको बताया ये 5 से 10 दिन के बाद होता है, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव 5 से 10 दिन के बाद होगा। उसको तो हमने प्रेशर, इलेक्ट्रोकोगुलेशन और ब्लीडिंग वेजल्स को जो है लाइगेशन से ट्रीट करना था ना, प्रेशर, इलेक्ट्रोकोगुलेशन और जो है लाइगेशन, उसके थ्रू ट्रीट करना था। इसको कैसे ट्रीट करेंगे, इसमें सेकेंडरी हेमरेज में जो है ना, किस वजह से होता है, सेप्सिस की वजह से होता है। वो ड्यूरिंग सर्जरी हमने इंजर कर दिया था ना, लेकिन ये जो सेकेंडरी हेमरेज होता है ये सेप्सिस की वजह से होता है, ठीक है। ये इस वजह से होता है कि वो जो मेम्ब्रेन हमारी रह गई थी ना पीछे, जब इंट्रा कैप्सुलर हमने रिमूवल किया था, तो पीछे थोड़ी सी मेम्ब्रेन जब रीग्रोथ हो रही होती है तो उसकी प्रॉपर रीग्रोथ नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो सेपरेट होती है और वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ये कॉज हो सकता है, यही हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन हो जाए। तो इसको ट्रीट हम कैसे करेंगे, हम एंटीबायोटिक से इसको ट्रीट करेंगे पेशेंट के, क्योंकि सेप्सिस की वजह से हो रही है और मोस्टली इन्फेक्शन है, तो सेकेंडरी हेमरेज को इससे हम ट्रीट कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, ठीक है। जो थर्ड हमारे पास आता है दैट इज़ द रिएक्शनरी हेमरेज, जो मैंने आपको बताया कि 24 आवर्स के अंदर अंदर होता है। इसकी कॉज क्या होती है कि वो जो ब्लड क्लॉट है, ब्लड क्लॉथ नहीं है, ब्लड क्लॉट है, ठीक है। ये है कि फॉर एग्जांपल जो क्लॉट बना हुआ है, ठीक है, क्लॉट बना हुआ है ना ब्लड का वहाँ पे। अब फॉर एग्जांपल आप जो है वो क्या करें, वहाँ पे एक क्लॉट बन गया, ठीक है, क्लॉट बन गया। उसके बाद ये होता है कि अच्छा, उसके बाद आके वेजोडाइलेशन हो गई है, वेजोडाइलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स की वजह से हो सकता है 24 आवर्स के अंदर अंदर, ठीक है। या ऑपरेशन के बाद क्या हुआ कि BP राइज कर गया, या ये हो सकता है कि कफिंग की वजह से जो है ना क्या हुआ, वेनस प्रेशर इंक्रीज हो गया। इस सब को आप कैसे ट्रीट करोगे, आप उस क्लॉट को रिमूव कर दोगे, ठीक है, जो बना हुआ है, और आप जो है अगर तो वेजोडाइलेशन हुई है तो वेजो कंस्ट्रक्टर्स दोगे, ठीक है। और अगर वो ब्लीडिंग फिर भी नहीं रुक रही तो आप लाइगेशन, इलेक्ट्रोकोगुलेशन, वही वाला प्रोसीजर जो है अप्लाई करोगे प्रेशर से, ठीक है, उसको कंट्रोल कर लोगे। सो ये आपके पास 3 टाइप्स ऑफ हेमरेजेस थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके UQ के लिए इंपॉर्टेंट है। हम पास्ट पेपर डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके पास्ट पेपर देखें, सबसे पहले उन्होंने इंडिकेशंस पूछी हुई हैं आपने, उसी तरह एब्सोल्यूट, रिलेटिव और जो है रिलेटेड टू अदर ऑपरेशंस इंडिकेशंस लिखनी है। मैनेजमेंट आपने लिखनी है प्राइमरी, सेकेंडरी और रिएक्शनरी हेमरेज की, जो मैंने टेबल आपको दिखाया है उसी तरह आपने ड्रॉ कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास है कि 8 साल का बच्चा है, वो इमरजेंसी में आया, उसके ब्लीडिंग फ्रॉम द माउथ हो रही है और उसको जो है ना स्वेलिंग में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। चाइल्ड जो है वो पेल है, 120 उसकी पल्स है, टेम्परेचर उसका जो है वो ज़्यादा हुआ है। अब उसको बता रहा है कि हिस्ट्री दे रहा है कि उसका 5 दिन पहले जो है ना टॉन्सिलेक्टमी हुई है। 5 दिन वाली पहले वाली कौन सी होती है, सेकेंडरी हेमरेज के साथ बच्चा आता है, ठीक है। तो ये डायग्नोसिस क्या होगा कि सेकेंडरी हेमरेज जो है वो एज अ कॉम्प्लिकेशन हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, सेप्सिस हुआ होगा, सेप्सिस इन्फेक्शन, ये सारा सेकेंडरी हमारे पास होती है, डिलेड में आती है, ठीक है। सेप्सिस के साथ आ रहा है बच्चा, मैनेज कैसे करोगे बच्चे को, ठीक है। सेप्सिस को कंट्रोल करोगे, हेमरेज को कंट्रोल करोगे, सारा कुछ, ठीक है। 4 मेथड्स ऑफ टॉन्सिलेक्टमी आपने बताने हैं, आपने इतने ज़्यादा पढ़ लिए, उसमें से आपको 4 तो याद होंगे ना, कोल्ड और हॉट मेथड्स में आप डिवाइड करके बता दो। फिर 4 मेथड्स आपको पूछे हुए हैं, वही टेबल आपका है, ठीक है। पिक्चर्स के साथ आपको ज़्यादा अच्छा याद रहेगा, पिक्चर्स आपके पास बहुत आपको अच्छी से याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है कि इंडिकेशंस क्या हैं टॉन्सिलेक्टमी की, वो आपने बतानी है। फिर उन्होंने वही पूछा हुआ है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और रिएक्शनरी हेमरेज क्या है, मैनेज कैसे करोगे सेकेंडरी हेमरेज को, ठीक है। इंडिकेशंस क्या हैं फिर से पूछ लिया उन्होंने, कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं टॉन्सिलेक्टमी की हमने देख ली थी, ठीक है। और आप जो है वो इमीडिएट और डिलेड में आपने डिवाइड करके लिखना होता है, ठीक है। आप कैसे मैनेज करोगे पोस्ट टॉन्सिलेक्टमी हेमरेजेस, और ये आपके सारे UQs हमने जो है डिस्कस कर लिए, और आपको ये जो है ना फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉन्सिलेक्टमी।